सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और हमारे श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का नमस्कार। और आज हमारे साथ है सोनाली पाठक। तो सोनाली पाठक, तुमको भी बहुत बहुत नमस्कार और सबके साथ स्वागत तुम्हारा भी करते हैं। मंजरी जी और सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। कैसी है मंजरी? बस बिल्कुल बढ़िया है, मौसम के मजे ले रहे हैं। बरसात में थोड़ा हम भीगते हैं और थोड़ा सबको भीग जाने के लिए कहते हैं। तो अच्छा है, भीगना भी जरूरी है, पर इस भीगते हुए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी, नहीं तो माँ बाप की डांट भी पड़ सकती है ना सोनाली? क्योंकि वो जो डांटते हैं हाँ। तो वो उसमें उनका प्यार छुपा रहते हैं, उनकी भलाई छुपी रहती है। तो भाई देखो, इशारा सब लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। और आज हम लोग व्यंजन भी बताएंगे और हमारे जो सखियां हैं, भाई लोग हैं, वो लोग भी व्यंजन बताएं कि उन्होंने कब क्या क्या बनाया और मजा आ जाएगा। हाँ। और साथ ही आज नया आपराधिक कानून इस विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर कविता सिंह से बातचीत का भाग 1 भी हम सुनेंगे। और साथ ही आज का विषय भी एक बहुत खास है, पर्यावरण और हम, यानी वाहनों से जो प्रदूषण बढ़ रहा है, जो वाहनों का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं, जिससे वाहन प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है। तो या फिर उसमें ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, वायु प्रदूषण हो सकता है, तो उस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और माता पिता की डांट में छुपा प्यार, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले सोनाली, क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए? बस सुन लेते हैं गीत। जब उठी काली घटा
तो देखो भाई सोनाली, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि पर्यावरण और हम, यानी वाहनों से प्रदूषण की, इसके अंतर्गत हम लोग वाहनों से प्रदूषण पर चर्चा करेंगे। यानी हमारी क्या जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। पर्यावरण और हम, यानी इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, इस विषय पर बात करेंगे। वैसे मंजरी, अभी ठंडी हवाओं के लिए हम कितना तरसने लग गए हैं ना, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतना ज्यादा बढ़ चुका है। यानी बारिश थमती है फिर भी गर्मी होने लगती है। इसलिए बहुत ज्यादा हमें पेड़ लगाना है, वृक्षारोपण करना है, पौधारोपण करना है, ताकि जो है हमारे पर्यावरण का संरक्षण हो जाए, है ना। बिल्कुल हो जाए। और इसी पर संदेश में एक लिखते हैं कि ये तो हम सभी जानते हैं कि स्वच्छ और संतुलित वातावरण ही जीवन का सशक्त आधार होता है। प्रकृति के हर एक जीव का जीवन चक्र, उसकी सुरक्षा, सौंदर्य और समृद्धि पर्यावरण पर ही निर्भर है। लेकिन इन सब बातों के विपरीत अगर हम देखें तो पर्यावरण ही सबसे ज्यादा प्रदूषित और असंतुलित हुआ जा रहा है, जिसके दोषी हम सभी ही हैं। अत्यधिक वाहनों का उपयोग, कंक्रीट के जंगल खड़े करने के लिए हरे भरे पेड़ों की कटाई और पॉलीथीन का प्रयोग ही पर्यावरण के प्रदूषित होने के सबसे बड़े कारण हैं। अगर हम सभी इन चीजों का इस्तेमाल कुछ हद तक कम कर लें तो पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। हम सभी के ये छोटे छोटे प्रयास ही भविष्य की पीढ़ी के लिए लाभदायक होंगे। बहुत सुंदर सी बात लिखी है और हमारे साथी ने लिख कर भेजी। जी बिल्कुल। और हमने पहले ही कहा था एक संदेश है और बहुत अच्छा सा लिख कर भेजा है। इसी तरह अगला क्या संदेश है? जी, पर्यावरण शब्द का अर्थ है हमारे चारों ओर का वातावरण। हर मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान दे और उसे संवारे। पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य है कि हम अपने चारों ओर के वातावरण को संरक्षित करें तथा उसे जीवन के अनुकूल बनाए रखें, क्योंकि पर्यावरण और प्राणी एक दूसरे पर आश्रित है। अधिक जनसंख्या, वाटर साइंटिफिक इश्यूज, ओजोन डिफ्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर वनों की कटाई, डिटर्जिफिकेशन और प्रदूषण तक ये मानव जाति के लिए गंभीर खतरा है। पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और पर्यावरण और हम, यानी हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम पर्यावरण के संरक्षण के प्रति सजग रहें। हमारे चारों ओर फैली हरियाली आंखों को सुकून तो देती है सोनाली, बल्कि हमारी जरूरतों को भी पूरा करती है ये हमारी हरी भरी प्रकृति। यदि हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि इससे भविष्य में बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। और हमारे चारों ओर जो घने वृक्ष होते हैं उनका भी संरक्षण करना, हमें ही उनके बारे में सोचना होगा। और हम अपनी बात तो कर ही रहे हैं कि अब हम वाहनों के द्वारा जो प्रदूषण होता है तो उस तरह से उसका कैसे हमें ध्यान रखना है। जी, जैसे वाहनों से निकलने वाली धुएं ना मंजरी, कि जिससे हमारा वातावरण जो है वो बहुत खराब हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। और हमारे शरीर में जो है सांस के जरिए ये जो गैस है, जहरीली गैस है, फेफड़ों में जाती है और हमारे श्वसन तंत्र को बाधित कर रही। इतना इसका बुरा असर पर्यावरण पर पड़ रहा है और प्रदूषण लगातार बढ़ते जा रहा है। साथ ही इसके पीछे कारण ये है कि वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ध्वनि प्रदूषण भी इसके कारण फैल रहा है कि जब हम वाहन लेकर जाते हैं तो रास्ते पर ट्रैफिक जाम हो जाता है और फिर हम जोर जोर से हॉर्न बजाते लगते हैं। सभी को जल्दी होती है, ऑफिस जाने की, घर जाने की, बाहर जाने की, सभी को जल्दी होती है। तो हमारी छोटी सी कोशिश हो कि अगर हम जो है सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें, या फिर जैसे लोकल ट्रेन से जाए या फिर बसों से जाए या फिर ऐसे ना कारपूल करके भी जा सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम उपाय करें तो ये जो है वाहनों से होने वाले प्रदूषण को हम बहुत मात्रा में कम कर सकते हैं ना। और कार पूलिंग की बात करी सोनाली तुमने, तो बहुत सारी जो हमारी टीचर्स हैं, शिक्षिकाएं, कई हमने सुना है कि वो लोग भी एक साथ में सब कार पूलिंग करके जाती हैं, तो बहुत उनको किफ़ायत भी रहती है, समय भी बचता है और साथ में सुरक्षित वो अपने घर को पहुंच जाती है और प्रदूषण भी नहीं फैलता है। तो एक संदेश और हम ले लेते हैं। तो उसमें लिखा है कि वाहनों से दो तरह के प्रदूषण होते हैं, पहला वायु प्रदूषण और दूसरा ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण के लिए तो PUC अर्थात पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट लेना और वाहन के कागजातों के साथ लेकर चलना अनिवार्य है। ये सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण होता है कि वाहन से कार्बन उत्सर्जन नियत मात्रा से ज्यादा नहीं है, पर फिर भी तो है तो सही। पेट्रोलियम और CNG से चलने वाले वाहनों से कार्बन उत्सर्जन होता है जो अदृश्य रूप से वायुमंडल की ऑक्सीजन को दूषित करता है और इसके नियंत्रण के लिए कंपनियों और अपने वाहनों में अनुसंधान और विकास करती रहती है। दूसरा है ध्वनि प्रदूषण।
इसे नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल है। इसका कारण है कि वाहन को ईंधन से उत्पन्न ऊर्जा द्वारा ठेलते समय जिस गति से धक्का लगता है उसी से आवाज निकलती है। आवाज में कमी करने के लिए उपाय करने से वाहन तेज गति से नहीं दौड़ पाएंगे। इसीलिए अब विद्युत से चलने वाले वाहनों पर जोर दिया जा रहा है। बहुत अच्छी सी जानकारी इन्होंने भेजी है। और हमारे एक साथी ये लिखते हैं कि जिस ईंधन से वाहन चलता है वह इंजन के अंदर जलता है, जिससे कई हानिकारक गैसें निकलती है। वाहन से निकलने वाली गैसें हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सभी गैसें पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसके अलावा यह किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को खतरनाक हद तक प्रभावित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली होती है, जिसके कारण फेफड़ों में घुटन हो जाती है, सांस लेने में कठिनाई हो जाती है। साथ ही ये गैसें ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण बनती है। इस युग की एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा यह ओजोन परत के क्षरण का कारण बनती है, जिसके कारण पराबैंगनी किरणें हमारे पर्यावरण में प्रवेश कर सकती है और त्वचा कैंसर का कारण भी बन सकती है। बहुत उम्दा जानकारी हमारे सारे साथी लिखकर भेज रहे हैं। और ऐसा होता है ना मंजरी, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग स्टेटस सिंबल के लिए एक घर में 3-3, 4-4 वाहन रखते हैं। यानी बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, 20-21 साल का हुआ कि वो जिद करने लगता है कि भाई मुझे बाइक ले दो, मुझे स्कूटर लेके दो। लड़कियां भी जिद करती, बच्चे भी जिद करते हैं। तो इस ओर हमें गंभीर रूप से विचार करना चाहिए कि क्या जरूरी है इतनी छोटी उम्र में उन्हें वाहन देना, या घर में 4 सदस्य हैं तो 4-4। लेकिन सोनाली, तुम्हारा ये कहना तो ठीक है, विचार तो करना, हम माता पिता तो देखो विचार करते ही हैं। लेकिन जब बच्चे होते हैं ना, जब वो नहीं मानते, वो रूठ के बैठ जाते हैं, आप उन्हें डांट भी रहे हैं तो भी नहीं सुन रहे हैं, तो फिर माँ का पिता का दिल पसीज जाता है। तो उनकी जरूरत भी लगती है कि चलो दे दें। लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि सही उम्र पर उनको गाड़ी चलाने के लिए बाकायदा लाइसेंस बनवा कर दें तो ज्यादा सही। और उनको भी यही सिखाएं कि जब आप जा रहे हो तो आसपास के जो भी आपके साथी एक तरफ जाने वाले हैं, एक तरफ स्कूल पढ़ता है, तो उनको आप साथ में बैठा के छोड़ दें। लेकिन वही इसमें भी सावधानी बहुत जरूरी है कि व्यक्ति सही होना चाहिए। और है ना मंजरी, इतने सारे ऐप भी हैं जिसके माध्यम से आजकल वो डालते हैं कि हम फला जगह जा रहे हैं, तो बहुत कम पैसे में हम बहुत दूर तक जा सकते हैं, उनके साथ जा सकते हैं। तो इस बात की ओर भी हमें ध्यान देना जरूरी है कि जरूरी नहीं कि खुद की कार लेके अकेले ही जाना है और फिर ट्रैफिक जाम में फंसना है। पर्यावरण का भी नुकसान है और खुद का भी नुकसान हो जाता है। वैसे हमारे एक साथी लिखते हैं, पर्यावरण और हम वाहनों से प्रदूषण, वाहन प्रदूषण फैलाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं पेट्रोल और डीजल चालित वाहन। इस कार्य के लिए विशेष उत्तरदायी है। इसे देखते हुए प्रदूषण कम करने हेतु सीएनजी और बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन भी तो अब बाजार में आ गए हैं। यही नहीं, अपितु अब तो बैटरी चालित साइकिल भी बाजार में है, किंतु ये अभी अपने शैशवावस्था में है, यानी अभी बहुत छोटी सी अवस्था में है वो। और पेट्रोल और डीजल चालित वाहनों की अपेक्षा उपभोक्ताओं के लिए यह सुविधाजनक नहीं प्रतीत हो रहा है। यद्यपि अभी ये वाहन भी लोगों के पास है, लेकिन इसके लिए और सचेत रहना जरूरी है, तभी हम वाहनों से फैलते हुए प्रदूषण को कम कर सकते हैं। क्या बात है। और फिलहाल तो हमें गीत सुन ले, फिर बातें करेंगे। सुनते हैं गीत। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। आई रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा। बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है, बोलो। 100 बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम। बाजू
बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम, डिरिडिरिडे टुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडिडे टुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडे इडे इडे। इतने सी बात न समझा जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। हाँ, इतनी सी बात न समझा जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। शोहरत है चीज क्या, चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या, चलने का नाम है। शोहरत है चीज क्या, चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या, चलने का नाम। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चलाए चलाए आके झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। हिल मिल के चलना यूं ही साथी, बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की। हिल मिल के चलना यूं ही साथी, और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की। मुश्किल जो आ पड़े होकर से टाल दे, पर्वत भी हो खड़े हिल मिल के टाल दे। मुश्किल जो आ पड़े होकर से टाल दे, पर्वत भी हो खड़े हिल मिल के टाल दे। जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझाए उसी की मची धूम। जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम। बाजू ए बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। बाबू समझो इशारे। तो बात कर रहे थे हम लोग पर्यावरण के बारे में। तो पर एक संदेश है सोनाली कि पर्यावरण और हम, वाहनों से प्रदूषण। वाहन प्रदूषण फैलाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। पेट्रोल और डीजल चालित वाहन इस कार्य के लिए विशेष उत्तरदायी हैं। इसे देखते हुए ही प्रदूषण कम करने हेतु सीएनजी और बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन भी अब तो बाजार में आ गए हैं। यही नहीं, अपितु अब तो बैटरी चालित साइकिल भी बाजार में है, किंतु ये अभी अपने शैशवावस्था में ही हैं। पेट्रोल और डीजल चालित वाहनों की अपेक्षा उपभोक्ताओं के लिए ये सुविधाजनक नहीं प्रतीत हो रहा है। यद्यपि अब ये वाहन भी लोगों के पास है, लेकिन इसके लिए और सचेत रहना है, तभी हम वाहनों से फैलते प्रदूषण को कम कर सकते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि पहले के ज़माने में वाहनों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी, साइकिल भी कम घरों में हुआ करती थी। आज तो हर घर में, हर घर के सदस्यों के पास दोपहिया वाहन हो गए हैं। जनसंख्या के साथ वाहनों की भी संख्या बढ़ रही है, तभी तो धुएं के साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो इसमें ये है ना कि हमें खुद पहल करना होगा कि जैसे हम शाम को टहलने निकले तो हमारी इवनिंग वॉक भी हो जाएगी, साथ में एक झूला रख रहे और अपने आते वक्त पैदल चले, अच्छे आराम से सब्जियां खरीदे, फल खरीदे, कुछ भी ज़रूरी
भी सामान ले, पैदल चलना भी, यानी इसमें स्वास्थ्य के साथ साथ हम पर्यावरण का भी ख्याल रखेंगे। साथ ही साइकिल का इस्तेमाल फिर से करने लग गए हैं लोग, जागरूक हो रहे हैं, पर अभी आपका व्यायाम भी होगा, एक शारीरिक एक्सरसाइज जो होती है, अगर हमें 2-3 किलोमीटर के अंतर में जाना है तो बस अपनी एक साइकिल उठाई और चल दी, है ना। यानी इस और भी, और आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी गियर की साइकिल निकली, उसमें बहुत ज्यादा ताकत लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये बस हमें शुरुआत हमें करना होगा, हमें पहल करना होगा, ना कि हम ना एक दूसरे को दोष देते कि अरे देखिए कितनी गर्मी बढ़ रही है, कितना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो ऐसा दोषारोपण करने से ज्यादा हमें खुद, अगर हम पहल करेंगे, साथ ही हमारे साथ ये भी लिखते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उपाय, पेड़ों की कटाई कम की जाए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाए, प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग कम किया जाए, सीएनजी गैस का उपयोग किया जाए। बिल्कुल। और इसी तरह एक और लिखते हैं कि निजी और व्यावसायिक कार के साथ साथ बाइक से भी अत्यधिक हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो पर्यावरण को बहुत प्रदूषित करती है। इसके अतिरिक्त इन उत्सर्जन में छोटे छोटे कण शामिल होते हैं, जो हृदय और श्वसन संबंधी समस्याओं को बढ़ाते हैं और कैंसर के जोखिम को भी बढ़ाते हैं। ये बात सही है। और इसी तरह एक और संदेश है सोनाली की, आम धारणा है कि ड्राइविंग की मात्रा को कम करना वाहन प्रदूषण को कम करने का एक सामान्य तरीका है। बाइक और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करके आप ड्राइविंग में लगने वाले समय को कम कर सकते हैं। इसके अलावा कारपूलिंग और साझा परिवहन का उपयोग करना भी फायदेमंद साबित होता है। यानी कि हमें जरूरत से ज्यादा जो हमारे सार्वजनिक चीजें चल रही हैं, हमें उनका उपयोग करना चाहिए। और फिलहाल हम लोग सोनाली गीत की ओर बढ़ लेते हैं। सुनते हैं गीत। अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन? डन। डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? कलियों पे निखार है? तो तुमको मुझसे प्यार है? ना 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 ना। बागों में बाहर है, कलियों पे निखार है। ओ तुमको मुझसे प्यार है? ना 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 ना। बागों में बाहर है। सैया बोलो तुमको इकरार है? हाँ है। फिर भी इनकार है? हाँ है। ओ तुमको मुझसे प्यार है? ना 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 ना। बागों में बहार है। रहूंगी छुपके पिया तेरे मन में रहूंगी। तुमने कहा था मैं सौ दुख सहूंगी छुपके पिया तेरे मन में रहूंगी। मैं सब कहूंगी लेकिन वो ना कहूंगी तुमको जिसका इंतजार है। फिर भी तकरार है। ओ तुमको मुझसे प्यार है? ना 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 ना। बागों में बहार है।
बोलो क्या दिल बेकरार है, मुझ पे एतबार है, जीना दुश्वार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है। तो देखो भाई, अब हमको लगता है कि थोड़ा से व्यंजन बता दो तो मजा आ जाएगा, क्योंकि हमने पर्यावरण की तो बात कर ही ली, लेकिन अब थोड़ा हरी भरी बात करके वो हरे भरे व्यंजनों की भी याद आ गई है। तो बताओ मंजरी, भूख तो नहीं लगी तुम्हें? हाँ लग रही ना, इसलिए तो बोला। बताओ सोनाली क्या बता रही है? मैं आज मूंग दाल का पिज्जा कैसे बनाना, अब आप आश्चर्य से ना देखिए, क्योंकि मम्मी पापा डांटते हैं ना कि अगर पिज्जा क्यों खाते हैं, जंक फूड है, क्योंकि वो मैदे का बना होता है। तो उसका जो बेस जो है वो हम मूंग दाल का बनाएंगे। तो इसके लिए हमें 2 कटोरी मूंग दाल, 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा, नमक, शिमला मिर्च, प्याज, पनीर, थोड़े से 100 ग्राम पनीर है, फिर ऑरिगेनो यानी जिसे पिज्जा मसाला भी कहते हैं, चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, और बटर 1 चम्मच, और चीज़, मोज़रेला और प्रोसेस्ड चीज़। इसके लिए हमें 2 कटोरी मूंग की दाल को थोड़ा 2-3 घंटे के लिए भिगो देना है, और उसको फिर 2-3 घंटे के बाद में जब दाल भीग जाएगी तो उसे पीस के, और अच्छे से दरदरा नहीं, अच्छे से एकदम सॉफ्ट पीसना है, पर उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और उसमें फिर चावल का आटा डालेंगे 1 चम्मच, और बस थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और जैसे हम नॉनस्टिक पैन में जैसे उत्तपम बनाते हैं वैसे उसे फैला देंगे मोटा मोटा। और जब फैलाने से पहले हमें थोड़ी तैयारी उसकी सब्जी बनाने की करनी है। तो एक छोटा सा एक पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे, उसमें सारी सब्जियां बिल्कुल हल्का हल्का थोड़ा सा ही शैलो फ्राई करना, उसको बहुत ज्यादा पकाना नहीं। फिर उसमें सारी सब्जियां, शिमला मिर्ची है, प्याज है, कॉर्न डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न के दाने, और पनीर डाल दो। फिर उसमें काली मिर्च, नमक, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल दे, और फिर जैसे हमने उत्तपम की तरह उसे फैला लिया था मूंग दाल की चीला जैसे मोटा सा, और उसके ऊपर फिर ये सारी सब्जियां फैला दे, और उसके बाद में उसमें कद्दूकस करके मोज़रेला चीज और प्रोसेस्ड चीज डाल दे, और उसे बिल्कुल थोड़े से 30-40 सेकंड के लिए ढक कर रख दे, और बस काट के बच्चों को पिज्जा की तरह सर्व करें, खाए और खिलाए। बहुत ही टेस्टी तुमने बताई, और मजा भी आ गया सुन करके, और लग रहा है कि अब तुम्हारे घर ही पहुंच जाए। बिल्कुल स्वागत है आपका, मैं जरूर आपको पिज्जा और बहुत मीठी मीठी रेसिपीज भी बनाकर खिलाऊंगी। तो मुझे बताइए। तो चलो एक और उत्तपा की रेसिपी बता देते हैं कि 1 कटोरी सूजी ले लें, उसमें थोड़ा सा आधा कटोरी दही, नमक, हरी मिर्च, हरी धनिया और ये सब डाल करके टमाटर प्याज डाल के मिक्स कर लें, और बस आप तवे पर, नॉन स्टिक तवे पर फैला दें और दोनों तरफ से सेक लें, और बस आप सॉस के साथ, चटनी के साथ खा लें। बढ़िया सूजी और दही का उत्तपा तैयार। लेकिन बस सूजी और दही के घोल को थोड़ी देर आपको 20 मिनट करीब ढक के रखना पड़ेगा, जिससे वो अच्छे से फूल जाए। यानी उत्तपम जब आमतौर पे बनाते हैं, जब हम बैटर से बनाते तो उसको चावल को और उड़द की दाल को भिगोना पड़ता है, पर आपने इंस्टेंट बताया है, जल्दी से। ऐसे ने आज उत्तपम खाने की इच्छा हो रही है तो झटपट से बनाया। मैं तो खा ही ली, तो मैंने कहा यही बता देते हैं। और जब मैं ये उत्तपम बनाऊंगी तो मुझे मंजरी वर्मा की याद आएगी। क्या बात। वर्मा लगाने की क्या जरूरत थी सोनाली। और भी मंजरी हो सकती है ना। हाँ, ये बात तो तूने बिल्कुल सही करी। और देखिए बातों बातों में हमारा समय हो चला है अंतराल का, तो लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं। सोनाली और तुम्हारा भी स्वागत करते हैं। तो अब हम अपने श्रोताओं को कुछ सुनवाने जा रहे हैं, जिसके बारे में सोनाली बताएगी। जी, तो आज नया आपराधिक कानून विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर कविता सिंह से बातचीत का भाग 1 हम सुनते हैं।
श्रोताओं, 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून अधिनियम लागू हो गए हैं। इसको लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं, जिज्ञासाएं हैं और क्या बदलाव आए हैं ये जानना चाहते हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज वेस्ट बंगाल में लगभग 25 वर्षों से पढ़ा रही हैं क्रिमिनल लॉ और भी बहुत कुछ प्रोफेसर डॉक्टर कविता सिंह। तो हमने सोचा क्यों ना हम उनसे बातचीत करें और इन तमाम सवालों के जवाब उनसे ले लें। नमस्कार डॉक्टर कविता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं चाहती हूं कि आप स्वयं अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दे दें। मैं प्रोफेसर कविता सिंह हूँ। LAJS में मैंने काफी सालों से पढ़ा रही हूँ। मेरा पढ़ाना एक पैशन है। मैंने काफी सारे क्रिमिनल लॉ के ऊपर में बुक्स लिखे हुए हैं, कस्टडी विद स्टूडेंट्स इन इंडिया और एंटी टेरर लेजिस्लेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। तो ये 2 मेरे अपने सोल ऑथर बुक्स हैं। इसके अलावा मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं और पुलिस और प्रोसिक्यूटर और जजेस के ट्रेनिंग में मैं रिसोर्स पर्सन रहती हूँ और मैं काफी सारा प्रो बोनो काम भी करती हूँ NGOs के साथ में। उनके ट्रेनिंग और उनको अवेयरनेस प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करती हूँ और उनको लीगल अवेयरनेस का मैं रिसोर्स पर्सन हूँ। जी, तो यही है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अब मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ पूरी तरह से कि मैं एक कानून के बुद्धिजीवी से बातचीत कर रही हूँ। मेरा पहला प्रश्न है मैम कि बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए क्या नए प्रावधान बने हैं इस कानून में, क्योंकि आम आदमी के अधिकार सुरक्षित रहें, तो इस बाबत नागरिकों को क्या अधिकार मिले हैं? काफी सारा चेंजेस आया है। जैसे आप जानते हैं कि जो 3 नए कानून आए हैं जी, तो कानून में क्या होता है, एक सब्सटेंटिव लॉ होता है, एक प्रोसीजरल लॉ होता है, एक साक्ष्य लॉ होता है। तो हमने अपना जो कॉलोनियल लॉ था जो ब्रिटिश लोगों ने हमें दिया था उसको हमने अभी अपने तरह से अपने लोगों के लिए उसको बदलाव किया है। पुराना जो था वो भारतीय दंड इंडियन पिनल कोड था, तो अभी वो जो पिनल वर्ड को हमने हटा करके भारतीय न्याय संहिता लाए हैं। उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम तीसरी वाली जो है उसको लाया है। तो ये नाम से ही आप देख रहे हैं कि काफी मतलब बदलाव दिखाती है और काफी साल पुराना था और क्राइम तो हमेशा मतलब इतना फास्ट पेस में बढ़ रहा है कि और टेक्नोलॉजी भी उसका कारण है कि क्राइम को टेक्नोलॉजिकली कमिट किया जाता है, जिससे हमारा कानून आउटडेटेड था। तो इसीलिए हमें ये चेंजेस लाने पड़े और ये जो है बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है कि हम लोगों ने ये कानून लाया और इसमें विमेन चाइल्ड के ऊपर में एक चैप्टर, भारतीय न्याय संहिता में एक पूरा चैप्टर ही विमेन एंड चाइल्ड क्राइम के ऊपर है, 5 नंबर चैप्टर कहते हैं। और उसमें आप देखेंगे कि सेक्शन 63 से 99 सेक्शन तक सिर्फ विमेन और बच्चों को लेकर के ही क्राइम के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे आप देखें जो अपराध है ना काफी अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा जो पहला चेंज है कि बच्चे का जो चाइल्ड का जो डेफिनेशन है वो भी इसमें लाया गया है कि मतलब जो जिसने 18 साल कंप्लीट बिलो 18 ईयर्स है उसको वो चाइल्ड कहलाएगा। और जेंडर का जो डेफिनेशन है उसमें पहले था मेल और फीमेल और अभी क्या किया है हमने ट्रांसजेंडर्स को इंक्लूड किया है। ट्रांसजेंडर्स या तो अपराधी हो सकते हैं या उनके ऊपर अपराध हुआ हो, वो भी एक्चुअली हमने यहाँ पे जो नया चेंज लाया है वो है कि हम हमारा सारे ऑफेंसेस में हम लोग अब ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये कानून जो है कि अपराध के तरह से ये नया चेंज है। और आप लोगों को पता ही होगा कि निर्भया के बाद में पूरा ओवरऑलिंग चेंज आया था वर्मा कमेटी के रिपोर्ट के आधारित, तो वो सारे तो हमने रिटेन ही किए हैं, खाली उन्होंने अपना सिर्फ सेक्शन नंबर चेंज किया है। उसमें क्या है कि एक नया तरह का डाला गया है जो कि पहले क्या होता था कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज या डिसीटफुल मीन्स से, जैसे कि आप सोचिए कि छल से वो कंसेंट ले लिया और सेक्सुअल अपराध किया, तो जो कंसेंट देती है महिला वो तो सोचती है कि ये हमसे शादी करेंगे या हमको एम्प्लॉयमेंट में देंगे, बाद में वो
सोचिए कि ट्रैफिक कर देते उस वुमेन को या उस बच्ची को। तो उसके लिए हमने एक नया कानून लाया है जो कि सेक्शन 69 इस चैप्टर का है, जो कि बहुत ही जरूरत थी, क्योंकि जनरली क्या होता था कि एक्विटल्स हो जाते थे, मतलब अपराधी जो है छूट जाते थे और हम जजेस जो है ना उनको पनिशमेंट दे नहीं पाते थे। ये कानून बनने के बाद क्या हुआ है कि इस तरह के केसेस दंड मतलब उनको सजा दे सकते हैं जी। ये तो था हमारा जो बीएनएस में मेजर चेंजेस विमेन और चिल्ड्रन को लेकर के। अगर हम बुजुर्ग कहें तो बुजुर्ग का जो चेंज हुआ है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रोविजन है कि बुजुर्ग को 7 साल के नीचे का कोई अपराध का जो पनिशमेंट है उसमें अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। 7 साल के ऊपर का पनिशमेंट का विमेन एंड चाइल्ड और चाइल्ड के लिए तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है। तो उसमें क्या है कि 7 साल के ऊपर का अपराध, जिसमें सोचिए कि मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का जो दंड होता है वो अगर अपराध किया है तो उसमें अरेस्ट कर सकते हैं। और ये फिर जो बेल प्रोविजन में भी थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है कि उनको उनका कंडीशन देखते हुए उनको बेल प्रोविजन प्रोवाइड करे। तो ये नया वेलकमिंग चेंज है जी। दूसरा है कि अगर मान लीजिए बच्चा, बुजुर्ग या महिला, अगर वो सोचिए कि किसी क्राइम में विटनेस है तो उस विटनेस को देने के लिए पहले भी वो सारे प्रावधान की थे कि मतलब उनके चॉइस ऑफ प्लेस में उनका विटनेस स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब उनको थाना जाने की जरूरत नहीं है, थाना जाने को जरूरत नहीं। और वुमेन और उनको तो रात शाम के सूरज ढलने के बाद में और सूरज उठने से पहले भी अरेस्ट नहीं कर सकते, वो पहले जो प्रावधान पहले से थी जी। और महिला कांस्टेबल ही महिला ही रहेगी, महिला और पुलिस ऑफिसर और कांस्टेबल जो भी है महिला का होना जरूरी है। तो बहुत सारा एनजीओ भी होते हैं विमेन नहीं है अवेलेबल पुलिस ऑफिसर, तो कोई एनजीओ के विमेन भी साथ में हो सकती है, उस प्रावधान था ही। अभी हमने क्या चेंज किया है कि ये जो रिकॉर्डिंग होगा ना इसको ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग करेंगे जो विटनेस स्टेटमेंट को। पहले था कि अगर मान लीजिए कंप्लेनेंट है, प्रोसिक्यूटरिस्ट है, मतलब जिसके ऊपर अपराध हुआ है वो अगर महिला है तो उस समय महिला है इसमें पुलिस ऑफिसर ही एफआईआर रजिस्टर करेगी। तो इसमें भी वो सारे प्रोविजन रिटेन किए हमने। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हुआ है कि पहले था सिर्फ जो स्पेशली एबल्ड दिव्यांग है उनका जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करने का प्रावधान था, तो वो सब भी हमने रिटेन किया है। पर अभी हमने नया चेंज किया है कि अगर बुजुर्ग, बच्चे और महिलाओं का स्टेटमेंट लिया जाता है तो वो भी वीडियो रिकॉर्डेड होगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, एक प्रावधान है जहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो है ना वो एक्चुअली यूजफुल होगा। और सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी जो होता है विमेन का और बच्चों का और बूढ़ों का, वो भी एक्चुअली इसमें इस प्रावधान से वो बहुत इजी हो जाएगा जी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एक और नया प्रावधान आया है जो कि सोचिए कि नागरिक लोगों के लिए, मतलब आम जनता के लिए भी बहुत यूजफुल है कि पहले क्या होता था कि पुलिस जब सर्च फिगर करती थी बिना घर पे आए ही, मैंने अपने ऑफिस में ही, मैंने पुलिस स्टेशन में बैठ के ही सारा डॉक्यूमेंट दस्तावेज तैयार कर ले जी जी। तो अब ये इसको मतलब रोकने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्रावधान आया है कि इनको एक्चुअली ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा स्टार्टिंग फ्रॉम दी एंट्री, जहाँ से वो शुरू से होगा। हाँ, उनको सर्च करना है वहाँ से वो लोग एक्चुअली शुरू करेंगे। तो इसमें कोई छेड़छाड़ की जो दस्तावेज में ये करते हैं उसकी कोई संभावना नहीं होगी? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि अगर डाउट होता है, मान लीजिए अपराधी है उसको डाउट होता है कि कोई छेड़छाड़ हुआ है तो फिर वो चैलेंज कर सकता है और फिर वो कोर्ट को मांग सकता है कि इसकी फॉरेंसिक जांच हो कि ये टैम्पर्ड है जी, हाँ, जी। तो ये हो सकता है, पर वो तो ट्रायल के दौरान वो तो एक्यूज का राइट ही है। और हम अगर यहाँ जो कह रहे हैं कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगा ना तो इसकी एक कॉपी भी मांग सकते हैं आप कोर्ट से,
ताकि आपको डिफेंस में यूज करने के लिए जी। और इसमें जो सीजर लिस्ट बनती है तो वो भी जो है ना 2 विटनेसेस के सामने में वो वीडियो रिकॉर्डेड सीजर लिस्ट होगी। तो आप अपने मन से, मैंने पुलिस किसी को कोई भी चीज रख करके नहीं कह सकता कि ये मैंने उन्होंने सर्च किया सीजर में पाया था। बेसिकली ये सब सोचिए कि एनडीपीएस का जो केसेस है ना जिसमें रिकवरी होती है तो वो उसका तो क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, सब्सटेंस की जो सीज कर रहे हैं तो उसपे वो कमर्शियल क्वांटिटी और कम मतलब नॉर्मल कम क्वांटिटी होता है तो उसमें ये अब आसान हो जाएगा ऑडियो वीडियो के कारण कि मिसयूज नहीं कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अरेस्ट के प्रावधान में भी आप देखेंगे कि ना मतलब पुलिस को जो पावर दिया गया है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो हम बोलते हैं, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में 173 में विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। तो विदाउट वारंट जब अरेस्ट कर सकती है जब सांघिक अपराध हुआ हो तो इसमें क्या ये है कि मतलब काफी सारे 5 गाइडलाइंस दिए हैं उसमें, वो उस प्रावधान में ही दिए गए हैं कि कब पुलिस उसको जब हम लोग FIR पुलिस ले रही है तो मतलब अरेस्ट करना है तो क्या प्रोसीजर फॉलो हो रहा था। तो मतलब ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारे प्रावधान इसमें अरेस्ट में और आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में भी लिया। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में ये है कि 7 साल के नीचे का जो है ना वो FIR नहीं लेंगे और इंक्वायरी मतलब FIR लॉन्च करने से पहले जो SP है वो एक्चुअली इंक्वायरी करवा सकते हैं कि ये सांघिक अपराध है कि नहीं और इनको रजिस्टर करना है कि नहीं, जिसमें 7 साल से नीचे का मतलब पनिशमेंट है। 7 साल के ऊपर का जो जहाँ पे डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसमें आप देखेंगे कि वो FIR लेने को बाध्य है। ओके, 0 FIR क्या है, इसके बारे में बताएं, कानून में इसका क्या प्रावधान है? हाँ, ये जो मैंने अभी FIR बताया था 173 में कॉग्निजेबल ऑफेंस में लेते हैं तो उसमें पहले ऐसा कोई एक्चुअली प्रोविजन था नहीं। हाँ, मैंने वो क्लैरिटी नहीं थी, हम लोग उसको रीड करते थे पहले उस सेक्शन में। तो अभी हमने क्या किया है कि उसको हमने 173 में कहा है कि जो प्लेस है, जुरिसडिक्शन है, मतलब आपका जो पुलिस स्टेशन का जो दायरा है जिसको कहते हैं, तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी एरिया में कहीं भी FIR कर सकते हैं। तो अगर हम आपको एक बार उस लैंग्वेज को बताएं तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया गया है ताकि बात को आसानी होगी। पहले ये समस्या होती थी कि लोग कहते थे उस क्षेत्र के हैं तो आप वहीं FIR कराइए और इसमें बहुत वक्त बीत जाता था कि कोई भी थाना उसको रजिस्टर करने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो क्या इसी से जुड़ा है ये 0 FIR? हाँ, जी। तो यहाँ पे कहा है ना, जो वर्डिंग्स यूज हुई है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। तो इसका जनरली आप देखिए ना कि मान लीजिए मूविंग ट्रेन में अगर क्राइम हुआ हो फॉर एग्जाम्पल, तो कितने सारे स्टेशन पार किए हैं। तो अब सोचिए कि जो विमेन है किसी भी स्टेशन में करके वो रजिस्टर कर सकती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, या तो मान लीजिए आखिरी जहाँ पे गंतव्य है वहाँ पहुँच करके वहाँ के जो GRP है उनके पास वो रिकॉर्ड करवा सकती है। और ये मौखिक और इलेक्ट्रॉनिक ये भी कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो है ये नया आया है कि आप मतलब सोचिए ईमेल करते हैं, पुलिस स्टेशन का एक ईमेल ID होगा जो कि डिस्प्ले होना चाहिए इंटरनेट में वेबसाइट में उनके, और वहाँ से लोग कर सकते हैं। उसमें सिर्फ इतना कहा है कि 3 दिन के अंदर में सर आपको आ करके फिजिकली उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। हाँ, तो ये एक मैंने बहुत ही वेलकमिंग है। पहले ये सिर्फ आप देखेंगे कि साइबर क्राइम में अलाउड होता था, तो अभी इसको आम जनता के लिए कर दिया है। और इसमें क्या है कि सोचिए कि जैसे जब ये इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड होता है तो अगर मान लीजिए किसी एक पुलिस स्टेशन के ईमेल ID पे हुआ है
तो वो पूरे स्टेट के जो होते हैं ना पुलिस, पूरे राज्य में वेबसाइट में रहेगा। हाँ, बहुत तो बढ़िया। इसका मतलब है कि जानकारी लोगों को मिल गई है, जानकारी वो इस अपराध के बारे में उनको जानकारी मिल गई। बहुत बढ़िया। यहाँ तो हाँ बहुत सारा पहले भी ऐसा था, वुमेन रिलेटेड क्राइम के लिए ऐप थे जहाँ पे लोग क्राइम का रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे, फिर उनको रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन में भेजा जा सकता था। पहले वो निर्भया केस के बाद में आई थी, तो अभी ये सुविधा जो इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये आम जनता के लिए बहुत ही सहूलियत भरा है। पहले जो वकील है वो कंप्लेनेंट्स का फाइल करती थी और कोर्ट कॉग्निजेंस लेती थी पहले 2-4 विटनेसेस को सुनने के बाद में। लेकिन अभी एक वेलकमिंग स्टेप क्या है कि जिसके अगेंस्ट में केस हुआ है, जो अपराधी है, उसको सुने बिना कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी। तो सोचिए काफी सारे कोर्ट्स में फ्लिवरेज केसेस होते थे एक दूसरे के प्रति, तो वो भी बहुत कम हो जाएगा, जिसमें क्या है कि कोर्ट में जो केसेस फाइल होती थी फ्लिवरेज केसेस, वो बहुत कम होने के चांसेस है। वो तो हम लोग वेट करके देखेंगे कि क्या उसका मैंने इम्पैक्ट है, पर आज मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही वेलकमिंग है कि फ्लिवरेज कंप्लेंट केस नहीं आई। जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत ही विस्तार से इन कानूनों के बारे में जानकारी दी। मुझे यकीन है कि हमारे श्रोताओं की जानकारी में ज़रूर वृद्धि हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत आभार। आपको भी धन्यवाद, आप बोलने का पूरा मौका दिया। नमस्कार। नमस्कार। अभी आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरव्यू सुना, राशि त्रिवेदी द्वारा लिया गया। तो अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है। झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है। दिल के आईने में तू ये समा उतार ले, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को खिलते हैं गुल यहाँ।
सनम, प्यासी ये रात है, होठों में दबी दबी कोई मीठी बात है। प्यासा है दिल सनम, प्यासी ये रात है, होठों में दबी दबी कोई मीठी बात है। इन लम्हों पे आज तू हर खुशी निसार दे, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ। श्रोताओं, नया आपराधिक कानून इस विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर कविता सिंह से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी ने सुनी और इस बातचीत का भाग 2 कल यानी हम गुरुवार को सखी सहेली कार्यक्रम में सुनेंगे। बिल्कुल। और हम लोग बात करने वाले हैं कि माता पिता की डांट में प्यार। तो सोनाली, संदेश है हमारे पास कि एक कविता लिखी है पिता पर। पिता शब्द है जीवन दर्शन, माँ जीवन का सार, पिता शांत है सागर सा, माँ गंगा की धार, पिता अंधेरों में दीपक सा, माँ भटकों की राह, माता पिता इन 2 शब्दों से मिल जाता संसार। पिता फूल है कांटों के संग खुशबू इसकी माँ, पिता रात में ध्रुव तारे सा दिशा दिखाती माँ, पिता ठंड से सूरज जैसा गर्मी में शीतल छांव है माँ, पिता सहन का दम्भ है मर्यादा है माँ, माँ बाप की डांट सहन करोगे तो दुनिया के आगे नहीं झुकोगे। बहुत ही खूबसूरत सी कविता लिखकर भेजी है हमारे एक साथी ने। जी बिल्कुल। और एक हमारे साथी लिखते हैं, माँ पिता अपने बच्चों से अपेक्षा भी रखते हैं और उम्मीद भी। जब वे देखते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई में या किसी भी कार्य में लापरवाही की सीमा पार कर रहे हैं तो डांटना जरूरी हो जाता है। बेशक उस डांट के पीछे उनके भविष्य की आशंका छिपी रहती है। डांट की वजह से माँ पिता का प्रेम कभी कम नहीं होता। बस अपने बच्चों से अपेक्षा और उम्मीद उतनी ही रखे जितनी बच्चे में पूरी करने की क्षमता हो या सामर्थ्य हो। बहुत ही उम्दा जानकारी लिखी है, क्योंकि अगर हम बच्चों पर अपनी जो है इच्छाएं अगर हम लाद देंगे कि भाई ये भी करो वो भी करो वो भी करो, और बच्चों को अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर बच्चे उसमें नानुकुर करते हैं, रूठ जाएंगे, वो आपकी बात सुनेंगे नहीं। और सोनाली, एक संदेश में और लिखते हैं कि माता पिता की डांट में छुपा प्यार। माता पिता की डांट वस्तुतः वह कड़वी दवा है जिससे अशिष्टता के चढ़ते बुखार को उतारा जाता है, लेकिन अशिष्टता से अशिष्टता के चढ़े बुखार को उतारा जाता है, लेकिन इस तथ्य को बालक समझने में असमर्थ रहता है। वो डांटने के हेतु अपने रुचि में भेद नहीं कर पाता है। फलस्वरूप प्यार भरी डांट भी उसे अच्छी नहीं लगती है और अभिभावकों को उन पर अतिरिक्त ध्यान देना पड़ता है और ये ध्यान फिर सख्ती तक भी पहुंच जाता है, लेकिन सख्ती की अपेक्षा प्यार भरे डांट के सही स्वरूप को ही अपनाने की आवश्यकता है। बहुत सी अच्छी सी जानकारी लिखकर भेज रहे हैं। और हमारे साथ ये लिखते हैं कि माता पिता के डांट में छुपा बेहद ही नाजुक और ज्वलंत विषय है। किशोरावस्था पूरी जिंदगी का सबसे नाजुक अवस्था और उसमें बच्चों की डांट, उनके ऊपर बंदिश या रोक टोक उनकी नज़रों में माँ बाप का अपराध होता है और इससे या तो उग्र होते हैं या एकदम चुप्पी साध लेते हैं। उस समय हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे भले के लिए वे डांट रहे हैं। बाद में जब हमें पता चलता है तो फिर तब वही बात अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय ऐसा हो गया है कि कौन सी डांट बच्चों को बुरी लग जाए। माँ बाप को बहुत ही सोच समझकर बच्चों को डांट फटकार लगानी पड़ती है। कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं, कोई भी बात दिल पर ले लेते हैं और बोलना अर्थ का अनर्थ हो जाता है और एक दुखियाई घटना का अंजाम हो जाता है। और अगले संदेश में लिखा है कि माता पिता का जो दर्जा है वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई और ले नहीं सकता है। ऐसा इसलिए नहीं सिर्फ क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ प्रेम किया है, निस्वार्थ ख्याल रखा है, हमारी हर जरूरत को पूरा किया है इत्यादि। उनसे बड़ा दर्जा शायद ही किसी का होगा। माता पिता के बिना जीवन की कोई दिशा नहीं होती है। मेरा तात्पर्य यह है कि अगर मेरी जिंदगी में कभी भी ऐसी बताई तो मैं अपने माता पिता को कभी नहीं छोड़ पाऊंगी, क्योंकि मैं उनसे जितना प्यार करती हूँ ये मेरा कर्तव्य भी है कि उन्हें जिंदगी के बीच रास्ते में बेसहारा ना कर दूं। बहुत सुंदर सी बात लिखी है। इसी के साथ सोनाली एक गीत सुनते हैं गीत।
हमारे एक साथी लिख रहे हैं, आप डांट की बात कर रहे हैं, हम तो मार खाकर बड़े हुए हैं, समय समय पर खुराक मिली तो अच्छे से बड़े हुए, यानी छड़ी लागे छमछम विद्या आए घम घम। और सखी सहेली प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो सोनाली, अब समय बिल्कुल खत्म हो गया है, तो सबसे लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली।